नमस्कार, आज तारीख है 19 अप्रैल, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में आज एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कई अन्य लोग अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की इमारतों में दरारें आ गईं। फायर एंड रेस्क्यू, पुलिस और राहत टीमें मलबा हटाकर फंसे लोगों को निकालने में लगी हुई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मंत्रियों को तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप को ईरान के परमाणु अधिकारों को रोकने का कोई हक नहीं है। पज़ेश्कियान ने कहा, ट्रंप ये नहीं बताते कि ईरान किस जुर्म में अपने परमाणु अधिकारों से वंचित किया जाए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर की समय सीमा खत्म होने वाली है और दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम व हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर गतिरोध जारी है। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद कर दिया है, जिसमें 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग भी हुई। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया है। अमेरिका ने सप्लाई संकट को देखते हुए इमरजेंसी रिजर्व से 2.6 करोड़ बैरल तेल जारी किया है। दोनों पक्षों के बीच सोमवार को पाकिस्तान में नई बातचीत की संभावना है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि समझौता होने तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। बंगाल में विधानसभा चुनावी माहौल के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा, विश्वास के 2 ठिकानों और व्यवसायी जय कामदार के बेहला स्थित एक ठिकाने पर शुक्रवार को छापेमारी की। डीसीपी शांतनु विश्वास का नाम इस मामले में पहले भी सामने आ चुका था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें तलब किया था। जय कामदार के घर पर ताला लगा होने और अंदर कुत्ता होने के कारण ईडी की टीम को लगभग 40 मिनट तक बाहर इंतजार करना पड़ा। दोनों जगहों पर ईडी की टीम सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। बंगाल में चुनाव नजदीक आने के साथ ईडी की यह कार्रवाई काफी चर्चा में है। देश के कई हिस्सों में अप्रैल का मौसम असामान्य रूप से गर्म पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और मध्य भारत के राज्यों में लू का प्रकोप बढ़ गया है, जबकि कुछ जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और महाराष्ट्र के वर्धा में 45 डिग्री सेल्सियस, यूपी के बांदा में 44.6 डिग्री सेल्सियस और नागपुर अमरावती में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में गर्मी के साथ भारी उमस रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लू प्रभावित इलाकों में दोपहर में बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। रविवार दोपहर 12:15 पर गंगोत्री और 12:35 पर यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए। गंगोत्री में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। यमुनोत्री में कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर की ओर बढ़ने लगी है। वहीं बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से फाटा की ओर रवाना हो गई है। केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आईवीआर रिटेलर कंपनी लेंसकार्ट ने सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।
कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए नई इन स्टोर स्टाइल गाइड जारी की है, जिसमें बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी जैसे सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को पहनने की पूरी अनुमति दे दी गई है। ये फैसला कंपनी की पुरानी एम्प्लॉय ग्रूमिंग पॉलिसी का एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लिया गया, जिसमें धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी लगाई गई थी। विवाद बढ़ने पर लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने स्पष्ट किया कि वायरल दस्तावेज पुराना था और कंपनी किसी भी प्रकार की धार्मिक अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाती। उन्होंने इस भ्रम के लिए माफी भी मांगी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के कारण भारत में घरेलू रसोई गैस एलपीजी की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में देश में एलपीजी की खपत में 13% की भारी गिरावट दर्ज की गई। इस महीने घरेलू एलपीजी की खपत घटकर 2.379 मिलियन टन रह गई, जो पिछले साल मार्च में 2.729 मिलियन टन थी। मुख्य वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग का बंद होना और खाड़ी देशों से एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होना बताया जा रहा है। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के कितनी देर बाद पाकिस्तान पहुंचता है जहाज? कितनी है दूरी? बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में हालिया नाकाबंदी के बीच समुद्री आवाजाही पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे में एक सवाल अक्सर उठ रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से पाकिस्तान के बंदरगाह पहुंचने में एक जहाज को कितना समय लगता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से पाकिस्तान के सबसे नजदीकी ग्वादर बंदरगाह की दूरी 400 से 600 किलोमीटर है, जहां औसत रफ्तार से जहाज 18 से 24 घंटे में पहुंच सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे व्यस्त बंदरगाह कराची की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है, जिसे पार करने में सामान्य परिस्थितियों में 36 से 48 घंटे लगते हैं। यात्रा का समय मौसम, समुद्री यातायात और सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करता है। हाल में युद्ध विराम और स्ट्रेट के आंशिक रूप से खुलने के बाद कुछ जहाजों ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान पहुंचना शुरू कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट dolens.in पर। YouTube के अलावा हमारे पेज को Facebook, Instagram और X पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।